आशना का झूठ रंगला चुका था, लेकिन आशना इस बात से अनजान थी कि उसका भेद गर्वित जान चुका है। आशना को लग रहा था कि बला टल चुकी है, लेकिन क्या गर्वित ऐसा होने दे सकता था? क्या बला टल चुकी थी या ये तूफान के आने से पहले की खामोशी थी? गर्वित का दिल छलनी हो गया जब उसे एहसास हुआ कि संजना उससे दूर जा रही है। लेकिन आखिर उसने ही तो ये बोला था उसे, हाँ तो जाओ ना, जितना दूर जा सकती हो उतना दूर चली जाओ। गर्वित के अपने ही मुंह से निकले शब्द आज उसको ही चुभ रहे थे। कुछ पल गर्वित ऐसे ही बैठक कक्ष के बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जब गर्वित अपने मन में उबल रहे सवालों और विचारों से बाहर आया तो कदम बैठक कक्ष के अंदर बढ़ने की बजाय पीछे जाने लगे। जी हां, गर्वित पीछे मुड़ा और गलियारे का लंबा रास्ता तय करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए राजमहल की पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ा। जब गर्वित ने कार का दरवाजा खोलते हुए अपने आप को कार के अंदर धकेला तो लक्ष्मण ने संकोच भरी नजरों से गर्वित की ओर देखा। गर्वित साहब बैठक कक्ष के बाहर से ही लौटा। आखिर उन्होंने ऐसा क्या सुन लिया या देख लिया? इनकी वजह से मैं शर्मिली को नहीं देख पाया। खैर छोड़ो, आज का दिन ही मनो से। अपनी गर्दन को धिक्कारते हुए लक्ष्मण ने सोचा, आखिर लक्ष्मण को कैसे पता कि गर्वित बैठक कक्ष के बाहर खड़ा था? उसे तो गर्वित ने कार में ही बैठे रहने का आदेश दिया था। और अब ये शर्मिली कौन है? तो बात यह है कि शर्मिली का नाम ही शर्मिली नहीं, वो असल में भी काफी शर्मिली थी। सुमित्रा दाई की बहन की बेटी है शर्मिली। बहुत साल पहले दंगों में सुमित्रा दाई का पूरा परिवार खत्म हो गया था। बस एक नन्ही बच्ची शर्मिली बच गई और तब से वो सुमित्रा दाई के साथ ही बड़े राजमहल में पली और अब उनका हाथ बटाती है। लक्ष्मण कुछ सालों तक माधव राज सिंधी का ड्राइवर था और तब उसकी मुलाकात शर्मिली से हुई और दोनों का प्यार का परवान चढ़ा। पहले लक्ष्मण बड़े राजमहल में ही रहता था, इसलिए चोरी चुपके शर्मिली से मेल मिलाप हो जाता था। लेकिन जब से माधव राज सिंधी ने पूरा कारोबार गर्वित को दे दिया था, तब से बेचारा लक्ष्मण शर्मिली की एक झलक पाने के लिए भी तरसता रहता था। यही कारण था कि जब गर्वित राजमहल के अंदर गया तो लक्ष्मण ने भी मौके पर चौका मारना चाहा और वो भी गर्वित के पीछे पीछे राजमहल के अंदर चला गया। लेकिन गर्वित को बैठक कक्ष के बाहर खड़ा देख वो भी अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पाया। और जब गर्वित ने अपना मूड बदलते हुए वापस बाहर जाने का निर्णय लेते हुए जब पीछे मुड़ा तो आखिर लक्ष्मण के पास और चारा ही क्या था। लक्ष्मण दुम दबा के भागा और कार में आकर बैठ गया। शर्मिली से मिलने या उसे देखने की आस अधूरी रह गई थी और इसी वजह से लक्ष्मण गर्वित को कोस रहा था। लक्ष्मण अभी भी अपने मन में यही सोच रहा था कि गर्वित एकाएक वापस कैसे आ गया, लेकिन उसके पूछने की हिम्मत नहीं थी। अब चूंकि गर्वित कार में बैठ चुका था, इसलिए लक्ष्मण ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे बड़े राजमहल से बाहर निकालते हुए पूछा, गर्वित साहब क्या हम फैक्ट्री चल रहे हैं? चूंकि गर्वित ने कार में बैठने के बाद कुछ भी नहीं बोला तो लक्ष्मण ने पूछते हुए अपना फर्ज पूरा किया। गर्वित अभी भी सोच के बादलों में उड़ान भर रहा था, इसलिए उसका ध्यान लक्ष्मण की बातों में नहीं था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण ने भी ज्यादा कुछ पूछने की जहमत नहीं की और गाड़ी को फैक्ट्री की तरफ दौड़ाता रहा। करीब 2 से 3 किलोमीटर बाद अपनी आदत से मजबूर गर्वित ने सिगरेट केस से सिगरेट निकाली और अपने मुंह में दबाते हुए उसे जलमग्न किया। गर्वित के दिमाग में आशना की वो सारी हरकतें कैद हो चुकी थी और खिड़की से बाहर देखते हुए बस धुएं के गुच्छे को निकालते हुए वो उन्हीं हरकतों को याद कर रहा था। लक्ष्मण का ध्यान गाड़ी चलाते हुए रोड पर था, लेकिन वो रियर व्यू मिरर से गर्वित को चुपके चुपके देख रहा था। गर्वित को ऐसे देखते हुए लक्ष्मण को लगा कि आज गर्वित अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से काफी अलग दिख रहे हैं, लेकिन वो फर्क बता नहीं पा रहा था। कुछ आधे घंटे के बाद जब वो दोनों फैक्ट्री पहुंचने वाले थे कि तभी अचानक गर्वित जोर से चिल्लाया, घर चलो वापस। जब से मिस संजना छोटे राजमहल में रहने आई, गर्वित साहब ने छोटे राजमहल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। सिर्फ एक बार वो घर गए थे जब मिस संजना 2 महीने के लिए अमेरिका गई थी, तो आज वो घर क्यों जाना चाहते हैं? लक्ष्मण जितना ज्यादा आज सोच रहा था उतनी ही उलझनों में फंस रहा था।
लक्ष्मण अचंभित था, लेकिन जानता था कि आज गर्वित का मिजाज कुछ बदला हुआ है और इसलिए तुरंत ही जी गर्वित साहब कहते हुए अपना सर हिलाया। जब गर्वित एकाएक चिल्लाया तो लक्ष्मण ने डर के मारे चलती गाड़ी को ब्रेक लगा दिए थे, लेकिन अब चूंकि उसे छोटे राजमहल चलने का हुक्म मिला तो उसने ब्रेक पर से पैर हटाए और गाड़ी को सरपट भगाते हुए छोटे राजमहल की तरफ ले गया। जैसे ही कार छोटे राजमहल पहुंची, गर्वित बिना कुछ बोले दरवाजा खोलते हुए बाहर निकला और दरवाजे को जोर से धक्का देकर बंद करते हुए राजमहल के अंदर चला गया। लक्ष्मण जब गाड़ी को पार्किंग लॉट में पार्क कर रहा था तब उसे अचानक पता चला कि आज गर्वित अलग बर्ताव क्यों कर रहा था। गर्वित साहब आज काफी उलझे हुए लग रहे थे जब कार में सिगरेट पी रहे थे। हाँ, उलझे हुए ही लग रहे थे, जैसे मानो पता नहीं सोच से परे ही कुछ सोच रहे हो। ये सोचते हुए लक्ष्मण अपने कमरे में चला गया और गर्वित से ध्यान हटाते हुए शर्मिली के मीठे सपने देखने लगा। दूसरी तरफ आशना ने बड़े राजमहल में कई बेहतरीन चालें चलते हुए माधव राज सिंधी को शतरंज के खेल में मात दे दी थी। आशना ने बड़े राजमहल में डिनर ना करने का फैसला किया और शाम को 5 बजे छोटे राजमहल के लिए रवाना हुई। चूंकि आशना शाम के समय बड़े राजमहल से निकली थी, इसलिए रोड पर काफी लंबा जाम और हर जगह ट्रैफिक था। आशना अब बिल्कुल भी परेशान नहीं थी और उसके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी। इस ट्रैफिक से निकलते हुए आशना को छोटे राजमहल पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया था। 10 किलोमीटर का सफर 1.5 घंटे में पूरा करने के बाद आशना इस कदर थक गई थी कि वो बस कार से किसी भी हाल में निकलना चाहती थी। जैसे ही आशना ने कार के साथ छोटे राजमहल के बड़े प्रवेश द्वार में एंट्री ली कि तभी गार्डन के पास उसने अपनी कार रोक दी और कार से बाहर निकल गई। कार से बाहर निकलकर आशना को स्वतंत्रता का एहसास हुआ। सूरज अपनी लाली छोड़ चुका था और चांद अपनी चांदनी लिए बस आने को खड़ा था। मौसम काफी लुभावना था और गार्डन में खिलती हुई घास को देखकर बस आशना का मन किया कि वो यहीं लेट जाए। लेकिन फिर बचपने से बाहर आते हुए आशना ने अपना हैंडबैग लिया और गार्डन से होते हुए महल के मुख्य भाग में दाखिल हुई। अंदर पहुंचते ही आशना सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगी कि तभी उसे आवाज आई, मिस मिस। आशना ने हाँफते हुए अपने सर को घुमाया तो नौकर गोलू उससे थोड़ा दूर मुस्कुराते हुए खड़ा था। आशना को नौकर के चेहरे की मुस्कुराहट से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे नजरअंदाज करते हुए बोली, गोलू, अच्छा हुआ तुम दिख गए। मैं कार को गार्डन के पास ही पार्क करके आ गई हूँ, क्या तुम उसे पार्किंग लॉट में पार्क कर दोगे? ये कहते हुए आशना ने कार की चाबी नौकर को थमा दी और अपने कदमों को वापस सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ाने लगी। नौकर ने दोबारा अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, मिस। इससे पहले कि नौकर कुछ बोल पाता, आशना ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, गोलू, मैं काफी थक गई हूँ, रात का खाना थोड़ा लेट खाऊंगी और तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये बोलते हुए आशना सीढ़ियों को पार कर चुकी थी। गोलू ने जी मिस कहा, लेकिन उसे सुनने के लिए सिर्फ वो अकेला ही था। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले उसने अपने जूते उतारे, जिसे उतारकर उसे काफी हल्का महसूस हुआ और फिर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। सुबह अस्पताल का चक्कर, उसके बाद बड़े राजमहल, फिर हाईवे का ड्रामा, फिर शतरंज का खेल और फिर 1.5 घंटे का ट्रैफिक झेलकर आखिरकार आशना अपने कमरे के बाहर पहुंच गई थी। जैसे ही आशना ने कमरे का दरवाजा खोलते हुए अपने कुछ कदम बढ़ाए कि तभी तेज तीखी धुएं की गंध ने आशना पर हमला बोल दिया। आशना ने हल्का खांसना शुरू किया और अपने सर को चारों तरफ हिलाते हुए देखने लगी, जैसे मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। गर्वित अपने दोनों पैर फैलाए सिगरेट पीते हुए सोफे पर बैठा था और उसके सामने फूकी हुई सिगरेटों का अंबार लगा हुआ था। कमरे में खिड़कियां खुली थी, जिससे शाम की ठंडी हवाएं गोते खाते हुए पर्दे को हिला रही थी और हवा कभी कभी इतनी तेज हो जाती कि पर्दा उठता हुआ गर्वित के कंधों तक पहुंच रहा था। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद आशना झटके खाते हुए होश में आई। गर्वित क्यों वो घर पे क्या कर रहा है? सदमे से निकलते हुए आशना ने सोचा। आशना अभी विचार कर ही रही थी कि वो आगे बढ़े या दबे पांव पीछे हट जाए, लेकिन गर्वित ने उसके आने के आहट को भांप लिया था। गर्वित ने
अपने सर को बाईं तरफ घुमा दिया, लेकिन पैनी नजरों से वो आशना को ही देख रहा था। आशना के पैर मानो उस जगह पर जम से गए थे, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने गर्वित को ग्रीट करने के लिए अपने होठों से कुछ बोलना चाहा, तभी उसे 7 दिन पहले कार में घटी घटनाएं याद आने लगी और उसे पता था कि गर्वित उसके ग्रीट का मान नहीं रखेगा। इसलिए उदासीनता के साथ आशना ने अपने चेहरे को नीचे झुका दिया और ग्रीट करने के विचार को अपने होठों से और दिमाग से मिटा दिया। आशना कमरे में पूरी तरह से दाखिल नहीं हुई थी, पर बस चुपचाप उसी जगह खड़ी रही। गर्वित ने भी कुछ बोलने की इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन पैनी नजरों से वो अभी भी आशना को देखे जा रहा था। कमरे में घोर शांति का तांडव छा गया। धीरे धीरे आशना को लगने लगा कि अब वो और ऐसे खड़े रहना सहन नहीं कर सकती और उसका पूरा शरीर पसीने से तर-तर हो चुका था। कुछ देर बाद उसने सोच लिया कि उसे गर्वित को क्या कहना है। अपना सर उठाते हुए और दांतों को पीसते हुए वो बोलने ही वाली थी कि तभी गर्वित, जो इतने समय से चुप बैठा था, उसने अचानक आशना की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, इधर आओ। आशना को छोटे राजमहल में आए 3 महीने बीत चुके थे और ऐसा लगा कि ये पहली बार था जब गर्वित ने इतने शांतिपूर्ण स्वर के साथ आशना को कुछ बोला था। आशना ने गर्वित की ओर आश्चर्य से देखा और फिर अपनी नजरें चुरा ली। अपनी आंखों को झुकाए वो वहीं खड़ी रही, लेकिन कुछ पल बाद धीरे धीरे उसके कदम कमरे के अंदर बढ़ने लगे। आशना जैसे जैसे गर्वित के करीब जा रही थी, सिगरेट की धुएं की गंध के साथ साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब उसके पास और करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई तो आशना गर्वित के सामने 2 फीट पहले ही रुक गई। अपने होंठों के बीच सिगरेट रखते हुए गर्वित आशना को घूरता जा रहा था और कुछ देर ऐसे ही घूरने के बाद उसने अपने जेब में हाथ डालते हुए एक लिफाफा बाहर निकाला और अपने हाथों से आशना की ओर बढ़ाया। आशना ने असमंजस की स्थिति में गर्वित की ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखों में समझाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने वो लिफाफा ले लिया। अपनी नजरें नीचे करते हुए आशना ने लिफाफे को हल्का सा खोलकर देखा तो पाया कि वो नोटों की गड्डी से भरा हुआ है। गर्वित ने आशना को पैसे क्यों दिए थे? जब आशना उस लिफाफे में नोटों की गड्डी को घूर रही थी, तभी अचानक नौकर गोलू ऊपर आया और दरवाजे को खटखटाते हुए कहने लगा, मालिक, मिस, डिनर तैयार है। ठीक है, गर्वित ने जवाब दिया और हाथों से इशारा करते हुए नौकर को जाने को कहा। इशारा मिलते ही नौकर चला गया। अपने चेहरे को ऊपर उठाते हुए गर्वित ने उस लड़की को देखने की कोशिश की जो लिफाफे को घूरे जा रही थी और फिर सिगरेट को बुझाते हुए एकाएक खड़े होते हुए बिना कोई हमदर्दी दिखाते हुए कहा, ये अस्पताल और तुम्हारी दवाइयों का खर्चा है। फिर चाहे आशना ने उसकी बात सुनी या नहीं, गर्वित आशना को दरकिनार कर नीचे चला गया। यह अस्पताल और तुम्हारी दवाइयों का खर्चा है। आशना के दिमाग में गर्वित की ये बोल घूम रहे थे कि तभी अचानक उसे याद आया कि गर्वित ने कार हादसे की रात के बाद अगले दिन सुबह कॉल किया था और बोला था, मैं चाहता हूं कि तुम बस उससे इतना पूछ लो कि कल दवाइयों का और अस्पताल का कितना खर्चा हुआ है। मैं मेरी सेक्रेटरी को बोल के सारा पैसा भिजवा दूंगा। मुझे उसका कोई एहसान नहीं चाहिए। क्या पता वो इस बात का फायदा उठाते हुए मुझे आगे परेशान करे। ऐसी गलती नहीं करनी है मुझे। इसीलिए पहली बार जब गर्वित ने आशना से सामान्य स्वर में शांत रहते हुए बात करने की पहल की थी तो उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ पैसा लौटाने की थी। हालांकि क्या गर्वित जानता है कि उस रात को उसे संजना ने नहीं बचाया था, बल्कि उस लड़की ने बचाया था जो पिछले 8 सालों से उसे याद कर रही थी और 2 बार मुलाकात होने के बाद भी वो उसे पूरा भूल चुका था। न जाने आशना कितनी ही देर ऐसे ही इन यादों और विचारों के साथ असमंजस की स्थिति में खड़ी रही, लेकिन जब उन विचारों और बीती यादों की पोटली से बाहर आई तो अंधेरा पूरी तरह अपना साया बिखेर चुका था। आशना ने अलमारी खोलते हुए उस लिफाफे को बड़े दराज में फेंका और अलमारी बंद करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आशना के कदम नीचे की ओर बढ़ने लगे। जब आशना नीचे बैठक कक्ष से होते हुए भोजन कक्ष में पहुंची तो उसे अंदाजा नहीं था कि गर्वित अभी भी वहां बैठा होगा। कदमों की आवाज को सुनते हुए गर्वित को भनक लग चुकी थी
और उसने अपनी नजरों से आशना की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, जैसे मानो आशना उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। अपने चेहरे को झुकाते हुए और सूप का आनंद लेते हुए गर्वित दोबारा अपने फोन में लग गया। क्या होगा आगे? क्या गर्वित आशना को चैन से खाना खाने देगा या भोजन कक्ष में इस बार भूचाल आएगा? क्या आज की रात भी आशना पर भारी पड़ेगी या गर्वित आशना पर तरस खाएगा? या आशना चुपचाप सब कुछ सहन करेगी या फिर जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ और सिर्फ। गर्वित का ढोंग आशना के सामने आ चुका था, लेकिन सवालों ने फिर से एक बार आशना को घेर लिया था और कुछ पल वो स्तब्ध कमरे में ही खड़ी रही। उस लिफाफे को अलमारी में फेंकने के बाद आशना नीचे भोजन कक्ष में आ चुकी थी, जहां गर्वित भी मौजूद था। गर्वित ने आशना की आहट सुन के उसे एक बार देखा और फिर अनदेखा करते हुए अपने फोन में लग गया। नौकर गोपाल की नजर जब आशना पर पड़ी तो अपने सारे काम छोड़ते हुए वो कुर्सी निकालते हुए बोला, मिस, आप क्या खाना पसंद करेंगी? गर्वित साहब के जैसे नूडल्स या बिरयानी? आशना को छोटे राजमहल में आए 3 महीने हो गए थे, लेकिन उसने कभी भी ऐसे गर्वित के साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। हालांकि बड़े राजमहल में वो कई बार गर्वित के साथ बैठकर खाना खा चुकी थी, लेकिन वहां दिखावा था और यहाँ हकीकत चल रही थी। आशना के कुछ कदम हल्के से रुके, लेकिन उसके बाद वो चलते हुए आई और शांति से कुर्सी पर बैठते हुए बोली, बिरयानी। जी मिस, नौकर ने पूरी आज्ञा मानते हुए जवाब दिया और जल्दी से आशना के लिए बिरयानी लेकर आया और प्लेट में परोस दी। आशना ने धीमी आवाज में गोपाल को शुक्रिया कहा और चम्मच उठाते हुए अपना सर नीचे रखते हुए बिरयानी का आनंद लेने लगी। गर्वित अपने फोन पे न्यूज पढ़ रहा था और बीच बीच में चिकन सूप के चटकारे ले रहा था। भोजन कक्ष पूरी तरह से शांत था और सिवाय चम्मच और प्लेट की आवाज के अलावा कोई और ध्वनि सुनाई ही नहीं दे रही थी। जब आशना ऊपर से नीचे आई थी तब गर्वित के बाउल में सूप लगभग खत्म हो चुका था। थोड़ी देर अपने फोन में न्यूज पढ़ने के बाद गर्वित ने एकाएक सूप खत्म किया और उठते हुए चला गया। चूंकि आशना ने आज दोपहर से कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था, या फिर यूं कहे कि गर्वित को देखकर उसकी शाम की भूख मिट चुकी थी। भोजन कक्ष में अकेले बैठते हुए आशना जबरदस्ती बिरयानी खा रही थी और जब आधी बिरयानी खत्म हुई तो उसकी इच्छा शक्ति भी खत्म हो गई और उसने चम्मच रखते हुए पेट भर जाने का परिचय दिया। पेट भर जाने के बाद वो एकदम से भोजन कक्ष से बाहर नहीं आई, शांति से वहीं कुर्सी पर बैठी रही और जब नौकर गोपाल किचन से बाहर आया तो फुसफुसाते हुए पूछने लगी, वो क्या कर रहे हैं? आशना का मतलब था कि क्या गर्वित चला गया, लेकिन जब उसके गले से वो शब्द निकले तब उसे एहसास हुआ कि ये कितने अनुचित लगेंगे और तुरंत अपने प्रश्न को बदलते हुए बोली, क्या वो चले गए हैं? गर्वित साहब, वो तो बैठक कक्ष में टीवी देख रहे हैं। नौकर के मुंह से जवाब सुनकर आशना ने बिना कुछ बोले बस हल्का सा अपना सर हिलाया, लेकिन उसके दिल और दिमाग में चिंता की भावना पैदा हो गई थी। कुछ देर ऐसे ही आशना भोजन कक्ष में बैठी रही और फिर एकाएक अपने डर को शांत करते हुए और हिम्मत दिखाते हुए उठी और भोजन कक्ष से बैठक कक्ष की तरफ बढ़ने लगी। आशना को अपने कमरे में जाने के लिए बैठक कक्ष से गुजरना ही था, क्योंकि ऊपर की सीढ़ियां बैठक कक्ष से जाती थी। आशना ने देखा कि गर्वित अपने दोनों पैर फैलाए सोफे पर बैठा है और टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा है। क्रिकेट मैच में चल रही कमेंट्री की आवाज काफी धीरे थी, लेकिन जब भी चौका या छक्का लग रहा था तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे छोटे राजमहल में ही मैच हो रहा हो। गर्वित उस क्रिकेट मैच में इतना खो चुका था कि उसे ध्यान ही नहीं दिया कि आशना कब उसके सामने से निकल गई और अब बैठक कक्ष से लगभग बाहर निकल आई। सीढ़ियों के पास खड़े होते हुए आशना कुछ देर गर्वित को निहारती रही। जब गर्वित के चेहरे पर घर से निकलने के कोई भाव नजर नहीं आए तो आशना ने अपनी नजरों को गर्वित से हटाते हुए बैठक कक्ष में लगी विशाल घड़ी की ओर दौड़ाया। घड़ी ने बताया कि रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन गर्वित अभी भी यहीं है। क्या आज रात गर्वित छोटे राजमहल में रुकने वाला है? वो कमरा जहां आशना सोती है वो गर्वित का बेडरूम है, तो अगर गर्वित आज छोटे राजमहल में रुकने वाला है तो क्या आशना को
आज रात उस कमरे में गर्वित के साथ सोना पड़ेगा, उसी कमरे में एक साथ। जब इन शब्दों ने आशना के दिमाग में अपनी पकड़ बना ली तो आशना की रूह कांप उठी और बीती हुई दर्दनाक यादें उसके सामने आने लगी। आशना को याद आया कि गर्वित ने उसके साथ उस बिस्तर पर क्या किया था। उन दर्दनाक यादों को सोचते हुए आशना की धड़कनें बेकाबू हो गई और वो अपनी धक धक आसानी से सुन पा रही थी। कुछ ही देर में आशना का शरीर पसीना पसीना हो गया और उसके सर से रिसती हुई पसीने की धार उसके गालों को छूते हुए उसके गले में समा गई। आशना जानती थी कि उस रात गर्वित ने उसके साथ बदसलूकी इसलिए की थी क्योंकि शायद दादाजी ने उसे घर जाने के लिए मजबूर किया था। लेकिन आज गर्वित अपनी मर्जी से घर आया है तो शायद वो ऐसा वैसा कुछ भी न करे। लेकिन उसके बाद भी एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर गर्वित के साथ सोने की हिम्मत आशना में नहीं थी। हालांकि उसे तो मेरे साथ सोना पसंद भी नहीं और उसने तो बोल रखा है कि मुझे उससे दूर रहना है, आशना ने अपने दिल को दिलासा देते हुए सोचा। लेकिन तभी उसकी आंखों में नमी छा गई। भले ही उसने जो भी सोचा था वो 100% सच था और आशना बहुत पहले से जानती थी, लेकिन फिर भी उन बातों को सोचते हुए उसका दिल दुखा और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो बेडरूम गर्वित का है और वो उसे बाहर नहीं निकाल सकती है। कुछ देर यही सब सोचते हुए आशना अपने फोन में न जाने क्या टटोल रही थी और जब उसका मन फोन से भर गया तो उसने अपना सर ऊपर करते हुए नौकर से चाय मंगाने की इच्छा जाहिर करना चाही कि तभी उसने देखा कि गोपाल कटे हुए फलों की थाली लेकर आशना के ठीक सामने बैठक कक्ष में खड़ा है। इससे पहले कि आशना चाय के लिए अपना मुंह खोलती, गोपाल ने मुस्कुराते हुए आशना से कहा, मिस आइए, गर्वित साहब के साथ कुछ फल खाइए। आशना ने न में अपना सर हिलाया और अपनी नजरों को उस जगह दौड़ाया जहां गर्वित बैठा था और अपनी धीमी और कोमल आवाज में गोपाल को बोली, नहीं, मुझे अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़नी है तो मुझे ऊपर जाना होगा। ये कहते हुए आशना थोड़ा रुकी और फिर जो कहना चाहती थी वो बोली, गोपाल प्लीज एक कप अदरक वाली चाय बना दो और उसे सनरूम में भेज देना। जी मिस, नौकर ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। आशना ने भी अपने चेहरे पर हल्की हंसी बिखेरी और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चली गई। जब आशना वहां से गायब हो गई तो गर्वित, जो अपने पैर फैलाए सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था, उसने चेहरे पर बिना कोई भाव लाते हुए उस जगह को घूरा जहां आशना थोड़ी देर पहले खड़ी थी और कुछ देर घूरने के बाद अपनी नजरें हटाते हुए सिगरेट केस से सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए वापस टीवी देखने लगा। करीब 2 घंटे टीवी देखने के बाद गर्वित ने टीवी बंद किया और एक ग्लास में ठंडा पानी पीने के बाद सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर जैसे ही गर्वित ने बेडरूम का दरवाजा हल्का सा खोला कि तभी उसे महकती हुई मोमबत्तियों की खुशबू आने लगी। वो खुशबू बेडरूम से नहीं आ रही थी। गर्वित ने अपनी गर्दन घुमाते हुए गलियारे के दूसरे तरफ बने सनरूम की तरफ देखा। कमरा रोशनी से रोशन था। रोशनी का झरोखा, जिसे शैंडलियर कहते हैं, वो पीले छोटे बल्ब का साम्राज्य अकेले संभाल रहा था। कमरे में मोमबत्तियां खुशबू के साथ साथ रोशनी प्रदान कर रही थी और एक लड़की हाथों में स्क्रिप्ट थामे पूरे ध्यान से पढ़ रही थी। पूरा कमरा तरह तरह के पौधों से भरा हुआ था जो ताजगी का एहसास करा रहा था और महक रहा था। कुछ देर देखने के बाद गर्वित ने अपनी नजरें आशना से हटाई और जिन हाथों से दरवाजे का कुंडा पकड़ रखा था उन पे जोर लगाते हुए दरवाजे को पूरा खोल दिया। गर्वित ने कमरे में प्रवेश किया और सीधा बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए। बाथरूम में नहाने के बाद जब गर्वित बाहर निकला तब भी वो कमरे में अकेला ही था। रात काफी हो गई थी और शीतल हवाओं ने कमरे को ठंडा कर दिया था। पर्दे अभी भी हवा से झूल रहे थे। गर्वित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा, सभी जगह अंधेरा था, लेकिन सनरूम अपनी रोशनी की छाप छोड़ रहा था। आदत से मजबूर गर्वित ने अपना सिगरेट केस निकाला और उसमें से सिगरेट निकालते हुए बालकनी में चला गया। हवाओं के झोंके ने उसे एक बार फिर ताजगी का एहसास कराया। गर्वित ने उस सिगरेट को जलमग्न किया और लंबे लंबे कश लेते हुए सनरूम से निकल रही रोशनी को देखता रहा। जब गर्वित ने वो सिगरेट खत्म की तो इस बात का कोई संकेत नहीं दिख रहा था कि सनरूम से निकलने वाली रोशनी थमने का नाम लेगी। गर्वित
जो रेलिंग पर अब अपने दोनों हाथ टिकाए खड़ा था, उसने अपनी नजरें सनरूम से हटाई और बिना किसी भाव के कमरे में चला गया और बिस्तर में घुसते हुए कमरे की बत्तियां बुझा दी। जब गर्वित की आंख खुली तो उजाला हो चुका था और सूर्य देवता अपने तीव्र अंदाज में प्रकाश बांट रहे थे। आधी अधूरी नींद में आंख खोलते हुए गर्वित ने अपने फोन में नजर दौड़ाई तो देखा कि 7:30 बज चुके हैं। उसने देखा कि अभी भी वो कमरे में अकेला है और बिस्तर पर भी कोई नहीं है। अब चूंकि गर्वित की आंखें खुल चुकी थी, इसलिए वो ज्यादा देर बिस्तर में नहीं रहा और चादर हटाते हुए उठ खड़ा हुआ। एक लंबी अंगड़ाई लेने के बाद गर्वित सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ा। नहाने के बाद गर्वित को अच्छा महसूस हुआ। नींद वैसे तो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जितनी भी हुई थी अच्छी थी, क्योंकि बहुत समय बाद वो ऐसे अपने कमरे में सोया था। काला सूट पहनकर गर्वित वॉशरूम से बाहर आया और टाई लगाते हुए बेडरूम के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। गर्वित ने बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए अपने कदम कमरे से बाहर निकाले ही थे कि उसे गलियारे के कोने से नौकर के मुंह से निकले तेज चौंकाने वाले स्वर सुनाई दिए। मिस, आप यहां क्यों सो रहे हो? ये सुनते ही गर्वित रुका और अपनी गर्दन को सनरूम की तरफ घुमाया। वो लड़की जो कुर्सी पर बैठकर अपना पूरा ध्यान लगाते हुए स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, उसे नौकर ने उठा दिया था। आशना पूरी तरह से नींद में थी। आशना की आंखें भी नहीं खुल रही थी। अपने हाथों से अपनी आंखों को मसलते हुए आशना ने नौकर को एक धीमी मुस्कुराहट देते हुए कहा, कल रात स्क्रिप्ट पढ़ते हुए मुझे बहुत लेट हो गया था और शायद इसी वजह से मेरी आंख लग गई। ओढ़ने के लिए आपके पास कोई चादर भी नहीं थी? नौकर ने गंभीर होते हुए आशना को कहा और कुछ पल रुकने के बाद और दोबारा उसी गंभीर लहजे में कहने लगा, मिस, मच्छर ने आपके पूरे शरीर को काट खाया है, यहां तक कि आपके चेहरे को भी। मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आता हूं। रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए आशना ने नौकर को रोका। आशना के चेहरे पर बेचैनी के भाव साफ साफ देखे जा सकते थे। आशना ने उबासी लेते हुए गोपाल से पूछा, गर्वित साहब कहाँ हैं? क्या वो उठ गए? जी मिस, वो उठ गए हैं। यहां आने से पहले मैं आपके कमरे में गया था। कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन बाथरूम से पानी के साथ साथ गाने की आवाज आ रही थी। शायद वो नहा रहे हैं। ये बोलते हुए गोपाल के चेहरे पर हंसी के भाव थे, लेकिन उसे रोकते हुए वो दोबारा सहज हुआ और कहा, मिस, नाश्ता तैयार है, क्या आप अभी करना चाहेंगी? नहीं, मेरी स्क्रिप्ट अभी पूरी नहीं हुई। मेरा दिमाग सुबह अच्छा चलता है। जब मैं ये खत्म कर लूंगी तो नीचे आ जाऊंगी। तुम जाओ और गर्वित साहब के लिए नाश्ता लगाओ। आशना ने दोबारा उबासी लेते हुए कहा। जैसे ही आशना ने बोलना खत्म किया, वैसे ही गर्वित ने अपनी नजरों को आशना से हटाया और दोबारा अपनी टाई सही करते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसने कुछ देखा ही नहीं हो। लेकिन गर्वित की खूबसूरत आंखों में कठोरता का स्पर्श देखा गया, जिससे वो और ज्यादा अभिमानी और अलग नजर आने लगा। जब गर्वित सीढ़ियों से उतरते हुए लगभग नीचे पहुंच ही गया था, तभी तेजी से नौकर भी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आने लगा और जब उसने गर्वित को देखा तो एकाएक रुक गया और झुकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग छोटे हुकुम। गर्वित बिना किसी हाव भाव के सीढ़ियां उतर रहा था, जैसे मानो उसने नौकर के मुंह से कुछ सुना ही ना हो। नौकर गोपाल गर्वित के रवैये का आदी था, इसलिए उसने दोबारा कहा, छोटे हुकुम, नाश्ता तैयार है, क्या आप अभी खाना पसंद करेंगे? गर्वित जब से बाथरूम से निकला था तब से टाई बांधने की कोशिश में लगा हुआ था और सीढ़ियों से उतरते वक्त भी उसका ध्यान टाई में ही था। लेकिन जब नौकर के मुंह से नाश्ते का शब्द सुना तो गर्वित को अचानक याद आया जो थोड़ी देर पहले आशना ने नौकर को कहा था। ये सोचते हुए अचानक गर्वित का हाथ हिल गया और टाई पूरी बिगड़ गई, जो लगभग सही से सेट होने ही वाली थी। नौकर गर्वित के पीछे खड़ा था, इसलिए गर्वित के चेहरे के हाव भाव से बिल्कुल अनजान था। अब क्या होगा आगे? क्या टाई का गुस्सा गोपाल पर निकलेगा या सुबह सुबह आशना को फिर से जलील होना पड़ेगा? क्या गर्वित अपने गुस्से पर काबू रख पाएगा या आशना की मासूमियत उसके गुस्से को पिघला देगी? कहानी का रोमांच अभी बाकी है। सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम। रात की चांदनी जा चुकी थी।
सुबह का प्रकाश अब एक नया खेल खेलने वाला था। सूरज में जितनी तपिश थी उतनी ही गर्वित में आने लगी थी। नौकर गोपाल और आशना के बीच की बातें गर्वित सुन चुका था, जिसे नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन नौकर गोपाल ने गर्वित के अभिमान को ललकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नौकर गर्वित के पीछे खड़ा था, इसलिए गर्वित के चेहरे के आव भाव से बिल्कुल अनजान था। गर्वित का चेहरा रौद्र रूप लेने लगा था, उसके दांत पसीजने लगे थे और चेहरा बेढंगा सा हो गया था। लेकिन नौकर गोपाल को अभी भी गर्वित के दर्शन नहीं हुए थे। गर्वित अपनी आंखों में गुस्सा लिए सीढ़ियों से लगभग नीचे उतर ही गया था कि तभी नौकर ने तीसरी बार अपना मुंह खोला। छोटे हुकुम, क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? मिस संजना थोड़ी ही देर में नीचे आ जाएंगी, तो वो भी आपके साथ बैठकर नाश्ता कर लेंगी। इससे पहले कि नौकर आगे कुछ बोलता, गर्वित ने अचानक टाई को खींचते हुए अपने गले से अलग किया और उसे जमीन पर फेंककर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, किसी को नाश्ता करने की जरूरत नहीं है। और किसने कहा तुमसे कि मैं उसके साथ खाऊंगा? ये सुनते ही नौकर गोपाल के प्राण निकल गए और वो इतना डर गया कि वहीं सीढ़ियों पर थर थर कांपने लगा। जब भी मैं भोजन कक्ष में खाना खाऊं तो उसे मेरी नजरों के सामने मत आने दिया करो। वो एक बहुत बड़ी परेशानी है, चिरांद है वो, और तुम्हें मेरे सामने उससे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। उससे जुड़ी हर चीज मुझे परेशान करती है। ये बोलते हुए गर्वित ने अपनी गर्दन को नौकर की तरफ घुमाया और मुंह बनाते हुए उसे देखने लगा। नौकर की सांसें उसकी छाती में अटक चुकी थी और उसके होंठ किसी चिड़िया की तरह दूजते हुए फड़फड़ा रहे थे। गर्वित चेहरे पर उदासी और गुस्सा लिए बैठक कक्ष की तरफ बढ़ा। उसने अपने जूते बदले, उग्रता के साथ दरवाजा खोला और बिना कुछ बोले दरवाजे से बाहर निकल गया। गर्वित ने निकलते वक्त दरवाजे को इतनी जोर से बंद किया कि पूरा बैठक कक्ष एक जोरदार आवाज की गूंज के साथ दहल उठा और दरवाजे के साथ साथ खिड़कियों के भी पुर्जे हिल गए थे। आशना, जो अभी भी सनरूम में ही अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, उसने वो सारे शब्द सुने जो थोड़ी देर पहले गर्वित के मुंह से निकले थे। उसने स्क्रिप्ट को अपने हाथों में कस के पकड़ रखा था, मानो जैसे वह स्क्रिप्ट का गला घूंट रही हो। आशना का चेहरा अशांत था, क्योंकि वो कल रात से इसी कुर्सी पर बैठी थी और उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। आशना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। गर्वित की बातों को सुनकर आशना को एक गहरा सदमा लगा और जब गर्वित की कार की आवाज उसके कानों से हल्के हल्के दूर जाती रही, वैसे वैसे सदमे का रंग उसके मन से निकलने लगा। आशना ने एक लंबी आह भरते हुए सदमे को पूरी तरह अलविदा कहा और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ की नसें स्क्रिप्ट को इतना मजबूती से पकड़ते हुए देख उभर आई है। आशना बुरी तरह से कांप रही थी और उसे आराम की सख्त जरूरत थी। कहने को तो आशना सदमे से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसे सामान्य होने में कुछ वक्त लगा। स्क्रिप्ट को देखते हुए उसकी आंखों में पानी भर आया था, जो बस निकलने की कगार पर खड़ा था और देखते ही देखते आंखों में पारदर्शी मोती टपकने लगे। आशना अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाई थी। थोड़ी देर बाद आशना ने अपने आप को संभाला और नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में आकर सो गई। दोपहर का लंच करने के बाद आशना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। आशना अपने चेहरे को टचअप दे रही थी और देखते ही देखते बला की खूबसूरती निखरने लगी। बिना मेकअप के आशना ज्यादा खूबसूरत लगती थी, लेकिन फिर वो आशना लगती थी, संजना नहीं। और यहाँ आशना को सभी की नजरों में संजना ही रहना था। आशना ने अपने बदन पर एक सफेद ड्रेस डाली, जिसे पहनकर वो किसी ख्वाबों में आने वाली परी से कम नहीं लग रही थी। आशना ने अपने आप को आईने में निहारा और अपने आप को एक मुस्कान भेंट करते हुए वो कमरे से निकलकर नीचे की तरफ बढ़ने लगी। संजना कभी कभार सेलिब्रिटी पार्टीज में जाती थी। मैनेजर गौरी गुप्ता के अनुसार सबसे पहली सेलिब्रिटी पार्टी संजना ने ही आयोजित की थी। कहने को तो ये सेलिब्रिटी पार्टी होती थी, लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ अमीरी का दिखावा होता था। वहां आए हुए सारे मेहमान दिखावा करते थे कि वो एक शानदार रात कुछ ड्रिंक्स के साथ बिता रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये थी कि सभी एक दूसरे को पैसे से नीचे झुकाने की कोशिश में लगे रहते थे। आशना को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे मजबूरी में इसका हिस्सा बनना पड़ता था, क्योंकि संजना का कैंसर का इलाज
अमेरिका में चल रहा था और उसकी गैर मौजूदगी में आशना को ही संजना बनकर इन बेफिजूल की चुनौतियों से लड़ना पड़ता था। गौरी गुप्ता ने आशना को कभी कभी ऐसी पार्टी में जाने के लिए कहा था जिससे संजना लोगों की नजरों में रहे और उसे काम भी मिलता रहे। आशना आज ऐसी ही एक सेलिब्रिटी पार्टी में जा रही थी जिसकी शुरुआत में आयोजन संजना ने ही किया था। सुबह की बातों से परत हटाते हुए आशना का मूड अब थोड़ा ठीक हो चुका था और शायद पार्टी में थोड़ी ड्रिंक्स लेकर पूरा ठीक हो जाने की उम्मीद की जा सकती थी। अपनी ड्रेस को संभालते हुए आशना अपनी लाल BMW में बैठी और जैसे ही आशना ने कार स्टार्ट की उसने देखा कि कार में पेट्रोल ना के बराबर है। कार स्टार्ट हुई थी कि अचानक बंद हो गई। शायद कल 10 किलोमीटर का सफर जो 1.5 घंटे से पूरा हुआ, क्या उसकी वजह से पेट्रोल खत्म हो गया? नजदीकी पेट्रोल पंप भी 7 किलोमीटर दूर था। अब क्या करेगी आशना? आशना ने पार्किंग लॉट में खड़ी दूसरी गाड़ियों पर नजर डाली, लेकिन वो सब गर्वित की थी और आशना उन्हें इस्तेमाल कर अपने ऊपर और कोई मुसीबत नहीं लेना चाहती थी। और जब तक वो गौरी गुप्ता को कॉल करके अपने लिए वैन भेजने को बोलती, तब तक तो शाम वहीं निकल जाती। इसलिए आशना ने अपने लिए ऑनलाइन एक लग्जरी कार बुक की। पार्टी का आयोजन शहर से थोड़ी दूर पहाड़ियों के पास बने एक पूल विला में किया गया था। जब आशना काली ऑडी में बताए गए पते पर पहुंची तो बाहर से ही उसे पार्टी की सारी फीलिंग्स आने लगी थी। बाहर ही लड़के और लड़कियों के न जाने कितने समूह विला को घेरे खड़े थे और नाचते हुए ड्रिंक्स का लुत्फ उठा रहे थे। माहौल काफी भरा हुआ था और पार्टी पूरे शबाब पर थी। डीजे की आवाज बाहर थोड़ी हल्की आ रही थी, लेकिन जब जब बीट्स चल रहे थे जमीन थर थर कांप रही थी। जोधपुर में संजना का परिवार गर्वित के परिवार की तुलना में मामूली थे, लेकिन फिर भी काफी अमीर थे। चूंकि ऐसी सेलिब्रिटी पार्टीज की शुरुआत संजना ने ही की थी, इसलिए जोधपुर की कई रईस महिलाओं में संजना का नाम भी शुमार था। इसलिए जैसे ही आशना विला के अंदर बढ़ी कि सभी लड़कियों ने उसे घेर लिया और ग्रीट किया। पहले के जमाने में हाथ जोड़कर ग्रीट किया जाता था, लेकिन चूंकि अब हम भी संस्कारी विदेशी हो गए हैं तो न जाने आशना ने कितने ही गालों को अपने गालों से मिलाया और प्यार भरी चुम्मियों को हवा में उछाला। जब आशना सभी लड़कियों और महिलाओं से गले मिलते हुए और ग्रीट करते हुए थक गई और जैसे ही बार चेयर पर बैठने वाली थी, तभी उसने देखा कि माधुरी भी यहाँ मौजूद है। माधुरी को देखते ही आशना का पेट इस बार सही में दुखने लगा और आशना ढंग से बार चेयर पर बैठी भी नहीं थी कि तभी माधुरी अपने चेहरे पर एक विशाल मुस्कान लिए आशना के पास आई और बोली, मेरी प्यारी बहन संजना, क्या बात है, तुम यहाँ हो? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। और अपने हाथ से उसको थोड़ा पीछे खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोली, इनसे मिलो, परीक्षित, माय बॉयफ्रेंड। ये बोलते हुए माधुरी ने अपनी गर्दन हल्की से पीछे की तरफ घुमाई और कोमल मधुर आवाज में धीरे से बोली, परीक्षित, ये संजना है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ तुमसे। संजना, गर्वित की बीवी। परीक्षित ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए आशना को हेलो कहा। आशना हमेशा की तरह शांत रही, हालांकि माधुरी के मुंह से निकले शब्दों को जानने के लिए अंदर ही अंदर वो काफी उत्सुक थी, अपने चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए जो उसके विचारों को प्रकट कर सके। आशना ने मुस्कुराते हुए हेलो कहा। अब आशना के साथ ही भरी महफिल में माधुरी और उसका बॉयफ्रेंड परीक्षित भी बैठ गए। जब परिचय का दौर खत्म हो गया तो माधुरी ने बहुत प्यार से परीक्षित की तरफ देखते हुए कहा, परी, मुझे अंगूर खाने हैं। माधुरी ने अपने बैग से सबसे महंगी ब्रांड की नेल पॉलिश निकाली और उसे आशना के सामने अपने लंबे लंबे नाखूनों पर लगाने लगी। बिना किसी हिचक के परीक्षित उठा और तुरंत ही फ्रूट स्टॉल से माधुरी के लिए कुछ अंगूर ले आया। जैसे ही परीक्षित चेयर पर बैठा, वैसे ही मुंह बनाते हुए अपनी भुओं को ऊपर उठाते हुए माधुरी ने शिकायत करते हुए कहा, परी, मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, मैं अपनी नेल पॉलिश खराब नहीं करूंगी। इससे पहले कि माधुरी अपनी बात खत्म करती, परीक्षित ने हाथ बढ़ाते हुए अंगूर उठाया और माधुरी के मुंह में डाल दिया। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और अंगूर के दाने एक एक करके माधुरी के मुंह में जाने लगे। अभी अंगूरों का दौर खत्म भी नहीं हुआ था कि माधुरी ने परीक्षित को नचाना शुरू कर दिया था। एक सेकंड में चॉकलेट शेक तो अगले ही सेकंड ऑरेंज जूस। लेकिन परीक्षित काफी संभला हुआ इंसान लग रहा था और जो भी फरमाइशें माधुरी रख रही थी वो बस उन्हें पूरा करने में जुटा था। पार्टी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान
परीक्षित की ओर ही था, जो माधुरी के इशारों पर नाच रहा था। कुछ ही देर में कुछ औरतें माधुरी के पास आई, जो उसके काफी करीब थी, और बोलने लगी, माधुरी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, पूरा आज्ञाकारी। और ये बोलते हुए पूरा महिला मंडल ठहाके मारकर हंसने लगा। तभी एक महिला ने कहा, ये सब देखकर लगता है कि परीक्षित तुम्हें अच्छे से रखता है। अगर कोई आदमी वास्तव में किसी औरत को पसंद करता है तो वो निश्चित रूप से औरत को अच्छे से रखेगा। ये आखिरी शब्द बोलते हुए माधुरी ने आशना की तरफ घमंड और नीचा दिखाने वाली नजरों से देखा और अपनी पलक झपकाते हुए आशना को हामी भरने के लिए प्रताड़ित करते हुए बोली, क्यों संजना, सही कह रही हूं ना? ये सुनकर आशना को समझ आ गया कि माधुरी आज परीक्षित को इस पार्टी में आखिर क्यों लाई है। माधव राज सिंधी के जन्मदिन वाले दिन माधुरी ने आशना को 2 घंटे तक गर्वित के लिए भारी धूप और गर्मी में इंतजार करते हुए देख लिया था। माधुरी उसी दिन सभी के सामने आशना को बेइज्जत करना चाहती थी, लेकिन आशना ने छोटी चाल चलकर नकली मासिक धर्म से पीठ दर्द का नाटक रचकर माधुरी के मंसूबों पर पानी फेर दिया था और माधुरी कुछ भी नहीं कर पाई थी। उस दिन भी माधुरी आशना को अपमानित करने के लिए परीक्षित के साथ ही आई थी, लेकिन मौका निकल चुका था। लेकिन आज मौका परस्त माधुरी ने अपनी चाल चली थी। एक कहावत थी कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी से सच्चा प्यार करता है तो वो उसे हमेशा अच्छे से रखेगा। आशना इस कहावत को अच्छे से समझ चुकी थी, भले ही वहां मौजूद बाकी के लोग नहीं समझ पाए। माधुरी ऐसी बातें बोलकर आशना को सिर्फ ये बताना चाहती थी कि गर्वित उससे प्यार नहीं करता। माधुरी ने कहावत का रूप इसलिए चुना था जिससे आशना समझ जाए और बाकी के लोग बस तर्क वितर्क करते रहे। मतलब साफ है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगर आशना असल में संजना होती तो अब तक न जाने इस बात का कितना बड़ा बवाल हो चुका होता, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आशना थी। आशना दूसरों के सामने मजाक का पात्र नहीं बनना चाहती थी। आशना वैसे ही एकदम शांत और नम्रता के साथ बैठी रही, जैसे मानो ऐसा लगा कि वो माधुरी की बातों को समझ ही नहीं पाई है। लेकिन फिर एक चौड़ी मुस्कान देते हुए आशना ने कहा, माधुरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। माधुरी इस हमले को करने के लिए बहुत समय से बेताब थी और आखिरकार वो कामयाब रही। लेकिन आशना के बर्ताव से माधुरी को शांति नहीं मिल रही थी। माधुरी को लगा कि आशना को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है और वो ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद सभी की मौजूदगी में चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर रही थी। तभी कुछ पल के विराम के बाद माधुरी दोबारा बोली, परीक्षित इतना भी कोई महान नहीं है जैसा तुम लोग बोल रहे हो। वो बस मुझे बिगाड़ रहा है। क्या सभी लड़कों को ये पसंद होता है? जब लड़कों को वो लड़की मिल जाती है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं तो उसे रानी की तरह रखते हैं। ये बोलते हुए माधुरी ने अचानक अपना सर थोड़ा सा झुका लिया, जैसे मानो आशना के दुख में उसका साथ दे रही हो। लेकिन अचानक से तेवर बदलते हुए बोली, खैर छोड़ो ये सब। क्या आप सबको पता है, मेरी एक दोस्त की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसका पति उसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखता है। सेलिब्रिटी पार्टी में जहां ज्यादातर लोग नशे में धुत नाच रहे थे, वहीं ये महिला मंडल अलग कोने में बातों का भंडारा लगाकर बैठा था। चूंकि वहां सभी महिलाएं थी और सभी को चुगली करने का शौक था, इसलिए जब माधुरी ने बात बदलते हुए अपनी दोस्त के बारे में बात करना शुरू किया तो उसकी बात सभी का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी। क्या माधुरी का निशाना आशना की तरफ था या उसकी ऐसी कोई दोस्त भी है? क्या माधुरी आज सारी हदें पार कर देगी? क्या आशना चुपचाप सभी बातों को सुनेगी? क्या इस पार्टी में भी गर्वित की एंट्री होगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान।